हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज हम बात करने वाले हैं एफ&ओ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, किस तरीके से आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना होता है, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से अराइज होती है, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है, क्या एफ&ओ ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन में आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टर्नओवर कैसे आपको काउंट करनी है, टैक्स ऑडिट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लॉस अगर एफ&ओ में आपको होता है क्या उसको आप क्लेम कर सकते हैं आईटीआर में, नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे गाइज। मैंने अभी रिसेंटली अपनी आईटीआर 3 की वीडियो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के ऊपर डाली थी, और उससे पहले एक आईटीआर 2 की वीडियो भी डिटेल वीडियो थी अराउंड 2.5 आवर की, जिसमें मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से आईटीआर 2 फाइल करनी होती है एंड आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। वहां पर मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट्स मिले जहां पर लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए एफ&ओ ट्रांजैक्शंस का कैसे हम ट्रीट करेंगे, अगर हमको एफ&ओ में लॉस होता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है। सो एफ&ओ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मुझे वहां पर मिली। सो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा सेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए किस तरीके से एफ&ओ ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस, चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज आ चुके हैं स्क्रीन पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ&ओ इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या उसकी टैक्सेबिलिटी होती है, टैक्स ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहां पर आपको उसको शो करना होता है। देखिए एफ&ओ की जो इनकम होती है उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है। इंट्राडे की जो होती है उसको स्पेकुलेटिव माना जाता है, लेकिन एफ&ओ को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं माना जाता, उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम के अंदर कंसिडर किया जाता है। देखिए यहां पर कुछ लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, क्या हम इसको सर कैपिटल गेन के अंदर दिखा सकते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको कैपिटल गेन के अंदर दिखाइए, क्योंकि एफ&ओ जो ट्रांजैक्शंस होती है वो बिजनेस इनकम के अंदर ही कवर होती है। बेसिकली एफ&ओ जो किया जाता है वो रिस्क कवर करने के लिए किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी होती है जो डेरिवेटिव के थ्रू की जाती है, और डेरिवेटिव का ही एक पार्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो कि आप करते हैं। सो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भले ही आपने किया वो किसी भी पर्पज से हो, आपको ऑब्जेक्टिव खाली उससे गेन अचीव करना हो, बट इवन दो इनकम टैक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमको काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि एफ&ओ जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ही कंसीडर करेंगे और उसको आप कैपिटल गेन में ना दिखाएं, यही मैं रिकमेंड करूंगा। सो बिजनेस इनकम के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है सर ऑडिट का बताइए। अब बिजनेस इनकम के अंदर जब कोई चीज आती है, जब इनकम टैक्स के पीजीबीपी के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, तब बात आती है टैक्स ऑडिट की। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी क्वेरी आई, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेरी यही थी कि सर हमको लॉस है, तो क्या लॉस वाले केस में हम उस लॉस को क्लेम कर सकते हैं, क्या उसको पीजीबीपी के अंदर दिखा दें और उस लॉस को क्लेम कर ले, क्या टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें एज पर इनकम टैक्स एक्ट समझाऊंगा और बिल्कुल ही डिटेल में समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं होता हमारे सेशंस में। देखिए अगर आपको लॉस होता है या फिर आपको प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। लॉस के केस में नो टैक्स ऑडिट, आपको चेक करना है कि टैक्स ऑडिट है या नहीं है। कैसे चेक करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले समझते हैं कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है। अगर कोई भी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लॉस होता है, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे 50,000 रुपये का लॉस हुआ एफ&ओ के अंदर और मैंने चेक कर लिया कि मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होगा, ये कैसे चेक करना है अभी जस्ट आपको 2 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूं कैसे आपको चेक करना है टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। सो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है लॉस वाले केस में, तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, लॉस को क्लेम कर सकते हैं या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको थोड़े से सेट ऑफ के प्रोविजंस भी पता होने चाहिए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको 50,000 के लॉस हुए हैं, और वो जो लॉस आपने कहां कंसीडर किए, एफ&ओ के अंदर हुए, यानी आपको नॉर्मल बिजनेस के लॉस हुए हैं 50,000 के, और आपको सैलरी की इनकम हुई है 10 लाख रुपये आपकी सैलरी की इनकम है। क्वेश्चन आता है क्या ये 50,000 का लॉस जो है ये आप अपनी सैलरी की जो आपकी 10 लाख की इनकम है क्या उससे एडजस्ट करा पाएंगे। सो सेट ऑफ के प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स के बोलते हैं नो, आप नहीं करा पाएंगे। आप जो बिजनेस के लॉसेज होते हैं उसको सेट ऑफ नहीं करवा सकते सैलरी की इनकम से, उसके अलावा कोई इनकम है उससे वो सेट ऑफ हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आता है सर फिर होगा क्या अगर हम इसको सेट ऑफ नहीं करा पा रहे। सो 10 लाख के ऊपर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो सैलरी की इनकम है उसके ऊपर ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, तो आपके उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर तो टैक्स आपका अलग से बनेगा। ये जो लॉस हुआ है इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी, आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे और आईटीआर 3 के अंदर आप क्या करेंगे, नॉर्मल बिजनेस में उसको दिखाएंगे एंड उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको प्रॉफिट हुआ, आपको 50,000 का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, इसका उल्टा केस लेते हैं, और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, टीए मींस टैक्स ऑडिट। सो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है प्रॉफिट वाले केस में भी। ये कैसे चेक करना है, सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है,
ये चेक करना कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। सो अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तो यहाँ पे आप ITR 3 भी फाइल कर सकते हो और ITR 4 भी फाइल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुए हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हो, ITR 3 भी यहाँ पर फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्स ऑडिट अगर रिक्वायर्ड होता है। देखिए अगर टैक्स ऑडिट आपके लिए रिक्वायर्ड है, टैक्स ऑडिट अगर मैंडेटरी है तो ITR आप फाइल नहीं करेंगे, आप किसी CA को हायर करेंगे, किसी CA की कंसल्टेंसी लेंगे और आपका जो CA होगा वो आपकी एक टार रिपोर्ट जाती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, प्लस आपकी ITR जो होती है, ये दोनों चीजें आपका जो CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो फाइल करता है। तो टैक्स ऑडिट वाला जो केस है इसमें बेसिकली ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपको एक CA हायर करना है और अपना टैक्स ऑडिट करवाना है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आता है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि टैक्स ऑडिट थोड़ा कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाता है, टार रिपोर्ट अलग से जाती है, तो थोड़ी सी कॉस्ट आपको फीस यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू जब आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब चलते हैं, अब समझते हैं टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड कब है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने ये चीज तो समझ ली कि FNO हमारा बिजनेस इनकम के अंदर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जब आप PGBP को के अंदर कोई भी टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो वहां पे आपके टैक्स ऑडिट साथ में जरूर चलता है। PGBP के अंदर ही हमारा टैक्स ऑडिट का पॉइंट आता है। मैंने आपको ITR 2 वाली वीडियो में भी समझाया था, कैपिटल गेन आपको 10 करोड़ के हो जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई टैक्स ऑडिट की बात नहीं आती, भाई आप टैक्स दे दीजिए, जो भी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का जो भी हुआ, जो भी टैक्स रेट है टैक्स दे दीजिए, टैक्स ऑडिट का कोई पॉइंट ही नहीं आता। भले ही आपको 10 करोड़ के कैपिटल गेन है, भले ही आपको 50 करोड़ के कैपिटल गेन है, कोई भी टैक्स ऑडिट का पॉइंट आता ही नहीं है। टैक्स ऑडिट जो चलता है वो PGBP के प्रोविजंस के साथ चलता है। PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम टैक्स का एक हेड होता है, जब बिजनेस की आपकी कोई इनकम होती है तो PGBP के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी आती है, और PGBP में जब टैक्सेबिलिटी आती है तो वहां पे टैक्स ऑडिट के जो पॉइंट्स हैं, जो प्रोविजंस है वो साथ के साथ चलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप FNO करते हैं तो वो नॉर्मल बिजनेस है, और नॉर्मल बिजनेस है तो आपको समझने पड़ेंगे टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस है बट हम इजीली समझेंगे सभी चीजों को। सबसे पहले टर्नओवर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर। नाउ टर्नओवर का मतलब जो आपने ट्रेड किया वो नहीं, टर्नओवर का मतलब FNO के केस में जो होता है वो होता है टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल प्लस जो आपने प्रीमियम रिसीव किया। चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो फेवरेबल कंडीशन है, अगर अनफेवरेबल मींस यू हैव अ लॉस, तो आपको लॉस को एब्सोल्यूट फिगर में लेना है, प्रॉफिट आपका प्लस में ही होता है, एंड उन दोनों को ऐड करना है, वो आपका टर्नओवर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अब मैं आगे टर्नओवर वर्ड काफी बार यूज करूंगा टैक्स ऑडिट के जब पॉइंट्स एंड प्रोविजंस जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे टर्नओवर का मतलब आपको जो कंसीडर करना है, आपके लिए टर्नओवर होता है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल का टोटल प्लस जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है ऑप्शंस के ऊपर, वो प्रीमियम जब आप ऐड कर देते हैं वो आपका टर्नओवर कहलाएगा, ना कि जो आपकी एक्चुअल ट्रेड वैल्यू है। परफेक्ट। दूसरा होता है कंसिडरेबल प्रॉफिट। कंसिडरेबल प्रॉफिट हम लेके चलेंगे 6% ऑफ टर्नओवर। कंसिडरेबल प्रॉफिट मतलब 6% ऑफ टर्नओवर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर, जो हमने ऊपर पढ़ा वो उसका 6% जो है उसको हम कंसिडरेबल प्रॉफिट लेकर के चलेंगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं टैक्स ऑडिट के प्रोविजन को। सेक्शन नंबर 44A-B हमको बताता है कि टैक्स ऑडिट किस तरीके से जो है यहां पर अप्लाई होगा। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A-B इन केस ऑफ FNO, और मैं खाली आज FNO के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं, वैसे नॉर्मल प्रोविजंस जो है थोड़े से इधर उधर है, बट मैंने जो ये पूरा चार्ट बनाया है ये FNO को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। फर्स्ट पॉइंट आता है टर्नओवर आपकी अगर मोर देन 10 करोड़ है, टर्नओवर अगर आपकी मोर देन 10 करोड़ है। अब टर्नओवर का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बोलोगे सर आप रिपीट बहुत करते हो, मैं आपके भले के लिए रिपीट करता हूं। टर्नओवर का मतलब ट्रेड वैल्यू नहीं, टर्नओवर का मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल को एब्सोल्यूट फिगर में लो, जितना प्रीमियम रिसीव हुआ उसको एब्सोल्यूट फिगर में लो और उसको ऐड करो, दैट वुड बी योर टोटल टर्नओवर। वो आपको कंसीडर करना है। अगर वो आपका मोर देन 10 करोड़ है देन टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, यू नीड टू कंसल्ट विद द CA और अपना टार आपको फाइल कराना पड़ेगा प्लस ITR फाइल करवानी पड़ेगी। परफेक्ट, यहां पे आपकी टेंशन खत्म है। लेकिन जब आपकी टेंशन खत्म हो रही है तो आपको फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट की जो फीस होती है वो आपको पूरी की पूरी देनी पड़ती है। तो मोर देन 10 करोड़ टर्नओवर है तो भाई आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपका टर्नओवर जो है दैट इज अप टू 10 करोड़, अब आपका टर्नओवर तो अप टू 10 करोड़ रुपीस है, अब आपको काफी सारी कंडीशंस चेक करनी है। देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपकी टर्नओवर अप टू 10 करोड़ रुपीस है, आपका जो FNO में आपकी टर्नओवर हुई वो 10 करोड़ रुपीस, और आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आपने शेयर मार्केट में काम किया, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंट्राडे का आया, साथ में आपने FNO भी किया। ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म जो आपने किया वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म आपने जो किया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, जो आपने इंट्राडे किया वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हुई या स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, जो आपने FNO में किया वो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी।
अलग अलग है। स्पेकुलेटिव डिफरेंट थिंग और नॉर्मल डिफरेंट थिंग। इंट्राडे जो होती है वो आपकी हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है, और जो आपकी अदर देन स्पेकुलेटिव जो एफएनओ होता है ये आपका हमेशा नॉर्मल बिजनेस, मैंने ऊपर यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है नॉर्मल बिजनेस इनकम के अंदर कंसीडर किया जाता है। सो आपको वो सेग्रीगेट करके ही टैक्सेशन निकालनी पड़ेगी। भले ही आप जब आप एफएनओ करते हैं, जब इंट्राडे करते हैं तब इतना ध्यान ना देते हो, लेकिन जब आप टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स के अंदर देखते हैं तो आपको इन चारों ही पॉइंट्स को अलग अलग कंसीडर करना पड़ता है। नॉर्मल बिजनेस अलग, एफएनओ वाला, इंट्राडे वाला अलग, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन अलग और शॉर्ट टर्म अलग, क्योंकि सबके ऊपर टैक्सेबिलिटी अलग अलग अराइज होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज हम फोकस कर रहे हैं एफएनओ के ऊपर। सैलरी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, आप मेरे जो 90% व्यूअर्स हैं, आई नो आप सैलरीड क्लास इंडिविजुअल जो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एफएनओ में, शेयर मार्केट में। सो मेरे 90% ऑफ व्यूअर मुझे लगता है ऐसा कि वो इस पॉइंट के अंदर फॉल कर जाएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर इसको स्पेसिफिकली अलग से लिखा है कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, यानी अभी तक आप अपनी ओनली आईटीआर 1 फाइल करते थे या फिर कैपिटल गेन होता है तो आप आईटीआर 2 फाइल करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, पॉइंट नोट कीजिए, तो आपके ऊपर कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। सर मेरा 60,000 रुपये का लॉस हुआ एफएनओ के अंदर, बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं। सो भाई 60,000 में आप सबसे पहले देखो आपकी टर्नओवर कितनी है। सो आई एम सपोजिंग कि अगर 60,000 का लॉस है तो आपकी टर्नओवर अप टू 10 करोड़ रुपीज है। और अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपको खाली सैलरी से इनकम आती है, बाकी थोड़ा बहुत आप क्या करते हो, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, थोड़ा बहुत आप एफएनओ कर लेते हो। सो एफएनओ में आपको 60,000 का लॉस हुआ, यानी अभी तक आप क्या हो, एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, अभी तक आपने ओनली आईटीआर 1 and 2 फाइल की है, तो क्या आप सैलरी इंडिविजुअल के अंदर आपके ऊपर कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आप उसको क्लेम कर सकते हो। आईटीआर 3 आपको फाइल करनी है। आईटीआर 3 के अंदर ध्यान ये रखना, जब आप वहां पर 44AD एक पूछा जाता है तो उसको नो करना। 44AD आपसे पूछा जाएगा, उसको आप नो करना, उसको कभी यस मत करना। मैंने अपनी आईटीआर 2 और 3 वाली जो लाइव डेमो था उसमें बताया था, वहां पर आपको नो करना है, यस मत करना प्लीज। 44AD को जो है आप नो करेंगे, उसके अंदर आप अपनी टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज करवाएंगे। और उसके बाद नॉर्मली आप क्या कीजिए, अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। और नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये जो आपका बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, बिजनेस के अंदर आप एफएनओ लॉस करके क्लेम कर सकते हैं पूरा 60,000 जितना आपको लॉस हुआ। और इवन बिजनेस लॉस है तो इसके साथ में जो भी आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक जो एफएनओ से रिलेटेड जो आपने एसटीटी पे किया या इससे रिलेटेड और जो ट्रांजेक्शन होती है, ब्रोकरेज आपने पे किया, कमीशन पे किया, वो सब आप क्लेम कर सकते हैं। परफेक्ट। तो सैलरी इंडिविजुअल के केस में आई गेस कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी और आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका कितना भी लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस टर्नओवर ध्यान रखना, टर्नओवर की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई फिर फर्क नहीं पड़ता आप सैलरी इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल, ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी है। मगर अगर टर्नओवर आपका अप टू 10 करोड़ रुपीज है और सैलरी इंडिविजुअल आप हो तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नोट कर लीजिए इस चीज को। और आई एम अज्यूमिंग दिस फैक्ट कि आप आईटीआर 1 and 2 ही फाइल कर रहे हैं अभी तक। परफेक्ट। या फिर आईटीआर 3 फाइल कर रहे हो तो आईटीआर 3 में आपने 44AD को हमेशा नो किया हुआ है, ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं बिजनेस इंडिविजुअल के लिए। यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाती है। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल है, अब इसमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स कवर होंगे, जिनका एक नॉर्मल बिजनेस है। क्या एक बिजनेस क्लास पर्सन जिसका बिजनेस है, क्या वो एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफएनओ में आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। यहां पे आपको करना क्या है, आपको चेक करनी है एप्लीकेबिलिटी टर्नओवर की, तो यहां हमने ऊपर ही चेक कर ली। अब आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपको एक दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है, क्लॉज नंबर ई की। अब ये बहुत ही क्रूशियल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्लॉज नंबर ई की। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। क्लॉज नंबर ई की कंडीशन आपको चेक करनी होती है। क्लॉज ई की कंडीशन क्लॉज ई ऑफ 44AB है। 44AB सेक्शन जो होता है इनकम टैक्स का, वो टैक्स ऑडिट का होता है। सो उसके क्लॉज ई की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। अगर क्लॉज ई आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इफ एप्लीकेबल, तो ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं एप्लीकेबल होता तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। कहने का मतलब ये जो टर्नओवर वाली बात होती है क्लॉज ए के अंदर बताई हुई है। सो क्लॉज ए में अगर आपकी अप टू 10 करोड़ है तो क्लॉज ए से भी आप बाहर हो गए। और उसके बाद एक क्लॉज ई आता है, लेकिन वो बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए होता है खाली। सो क्लॉज ई अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं होता तो आपके ऊपर ऑडिट की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्लॉज ई क्या बोलता है अभी थोड़ी देर में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। चलिए मूविंग फर्दर, व्हाट इज द क्लॉज नंबर ई ऑफ सेक्शन 44AB? क्लॉज ई है क्या? अब ये वाली जो बातें है ना सारी,
ये बिजनेस इंडिविजुअल के लिए है खाली। अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं आप तो आपको आंसर यहां पे मिल चुका है, आपको आंसर मिल चुका है, आपका काम हो चुका है, आप समझ चुके हैं आपको ऑडिट करवाना है नहीं करवाना है, किस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, ये जो चार्ट है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको ये डिसाइड करने में कि आपका ऑडिट होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओगे आपको वो ऐसा एक लाइन में आंसर नहीं देगा। मेरे को आपने कमेंट किया, मुझे हजारों कमेंट आए उस वाली वीडियोस पे, सर एफएनओ का बता दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल पे नहीं बता पाऊंगा, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें मैं नहीं समझा सकता आपको कॉल के ऊपर। आपको पूरा जब तक मैं डिटेल एक एक सेक्शन और ये क्लॉज नहीं समझ, क्लॉज में अगर आपको कॉल पर समझाने लगूँ बताओ आप वैसे ही घूम जाओगे। अब समझो क्लॉज नंबर ई क्या बोलता है सेक्शन 44AB का। ये दो चीजें बोलता है, दो चीजें। पहली चीज है सेक्शन नंबर 44AD को इसने रेफर किया, इसका क्लॉज नंबर 4। सेक्शन 44AD किस चीज का होता है? सेक्शन 44AD जो होता है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का होता है इनकम टैक्स के अंदर। इसका क्लॉज नंबर 4 जो होता है वो लॉकआउट पीरियड डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? लॉकआउट पीरियड फ्रॉम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। 5 ईयर का एक लॉकआउट पीरियड बताता है कि अगर आप 44AD से बाहर निकले, आप 44AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं, अभी आप अपनी ITR 4 फाइल कर रहे हैं और आप उससे बाहर जाकर जाना चाहते हैं, तो लॉकआउट पीरियड एक आपको लगेगा। 5 ईयर का लॉकआउट पीरियड होता है, आप दोबारा से कम बैक नहीं कर सकते। 5 असेसमेंट ईयर तक आपको जो है बाहर ही रहना पड़ेगा। मतलब नॉर्म, अब बाहर का मतलब क्या? देखिए PGBP के अंदर ना दो तरीके से इनकम कंप्यूट होती है, एक होती है प्रिजम्पटिव बेसिस पर, एक होती है एक्चुअल बेसिस पर। तो प्रिजम्पटिव बेसिस जो होती है वो सेक्शन 44AD डिफाइन करता है। तो सेक्शन 44AD से अगर आप काम करते हुए आ रहे हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स दे रहे हैं, फिर उससे बाहर हो जाते हैं, तो उससे बाहर होते हैं तो एक हमारा ये सब सेक्शन 4 इसका आता है, सेक्शन 44 का, वो बोलता है एक बार आप इससे बाहर चले गए अगर, तो फिर 5 ईयर का आपको लॉकआउट पीरियड जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। उस लॉकआउट पीरियड के बाद में आप जो है क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, मतलब तब तक आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक लॉकआउट पीरियड डिफाइन करता है हमारा सेक्शन नंबर 44AD। सो क्लॉज ई बोलता है कि अगर आप उस लॉकआउट वाले पीरियड में फॉल कर रहे हैं, यानी आप जो अपनी ITR अभी 3 नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भर रहे हैं, वो आप इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आप 44AD से बाहर आए हुए हैं और आपकी जो इनकम है वो एक्सीड कर जाती है द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब अगर यहां पे बात करें एक इंडिविजुअल की, तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होता है 5 लाख रुपीज, और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख रुपीज, और अगर एक उसके अलावा नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो 2.5 लाख, 2,50,000 रुपीज जो है ये अमाउंट होती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, तब क्लॉज नंबर ई हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो खाली ये कंडीशन नहीं देखनी है आपको कि भाई आपकी जो इनकम है वो 6 लाख है, लेट्स सपोज, तो 6 लाख है, इसका मतलब क्या ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन इसके साथ में आपको ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि क्या आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो, क्या आप एक ऐसे असेसी हो जो कि 44AD 4 के अंदर फॉल कर रहे हो, जो कि लॉकआउट पीरियड को कंसीडर अभी कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल ITR फाइल कर रहे हो, ITR 3। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हो, इन दोनों में अगर आप फॉल करते हो, तभी आपके ऊपर क्लॉज ई एप्लीकेबल होगा। और उस केस में अगर क्लॉज ई एप्लीकेबल होता है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है कि अगर आप इसके एप्लीकेबल होता है तो ऑडिट मैंडेटरी, एप्लीकेबल नहीं होता तो टैक्स ऑडिट नॉट मैंडेटरी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा बैठ करके और फिर समझिएगा ये। और ये ओनली बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है तो आपका काम यहाँ पर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं सो दैट आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज कि मेरी टर्नओवर जो थी, एफएनओ की टर्नओवर, मेरा एक बिजनेस था और लास्ट ईयर तक मैं क्या फाइल कर रहा था? ITR 4 फाइल कर रहा था, यानी मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में था। और अब जो मेरी इनकम आई है वो आई है मेरी 6 लाख की मेरी एफएनओ की मेरी इनकम आई है, 6 लाख रुपीस की मेरी इनकम आई है। और मेरा टर्नओवर कितना है? मेरा टर्नओवर लेट्स सपोज जो ऊपर मैंने आपको बताया 1.5 CR का मेरा टर्नओवर है एफएनओ का, एंड एफएनओ में प्रॉफिट हुए मुझको 6 लाख रुपीस के मुझे प्रॉफिट हुए। अब मैं चाहता हूं कि मैं 44AD में इसको 44AD में मैं इसको कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि जो लिमिट है वो उससे कम है। 44AD में 6% कंसिडरेबल प्रॉफिट जो होते हैं ना उससे कम है, तो मैं उसमें फॉल नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं इसको नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर कराऊं। तो अगर मैं अब 44AD से ऑप्ट आउट करता हूं तो 5 ईयर के लॉकआउट पीरियड में फंस जाऊंगा। तो मतलब ये वाली कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाई हो गई है। फिर मुझे चेक करनी है दूसरी कंडीशन कि इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मेरे लिए वो कितनी है अमाउंट? 2.5 लाख, 2,50,000 जो है वो अमाउंट है। तो मेरी इनकम तो
6 लाख है, मेरी इनकम तो एफएनओ से 6 लाख, यानी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा लेकर के चलता हूं जिस केस में नहीं होगा एप्लीकेबल। मान लीजिए सेम एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने ITR 4 फाइल करी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मैंने ऑप्ट किया हुआ था ना। करंट ईयर में क्या होता है, मेरे को एफएनओ में लॉस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लास्ट ईयर तक मेरे को एफएनओ में लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, मान लीजिए सेम एग्जांपल 6 लाख का, लेकिन अब प्रॉफिट नहीं हुआ, अब मेरे को लॉस हो गया। टर्नओवर मेरा 1.5 CR है, परफेक्ट। मेरे को लॉस हो गया एफएनओ में, और मेरा कोई काम नहीं है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, एफएनओ ही करता हूँ, एफएनओ करता हूँ या फिर इक्विटी करता हूँ, ठीक है। तो इंट्राडे करता हूँ, तो इंट्राडे से तो मैं वैसे इसको एडजस्ट नहीं करा पाऊंगा। मेरे को एफएनओ को अलग बिजनेस ही, नॉर्मल बिजनेस कंसीडर, क्योंकि एफएनओ नॉर्मल बिजनेस है और इंट्राडे मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो दोनों को मैं मर्ज नहीं करा सकता, वो अलग अलग ही कंसीडर किए जाते हैं। सेट ऑफ के प्रोविजंस ये बात बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो बात हुई एफएनओ की, अब बताइए, चलिए कंडीशन चेक करते हैं। लास्ट ईयर तक क्या था, लास्ट ईयर तक हमारा ये वाली इस लॉकआउट पीरियड के अंदर तो मैं फॉल हुआ हूं, क्योंकि लास्ट ईयर तक मेरा क्या था, ITR 44 AD में मैं कर रहा था। अब मैं 44 AD तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई 44 AD में अगर मैं जाऊंगा तो इसका मुझको मिनिमम 6% कंसिडरेबल प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया ना, उतने तो मेरे को मिनिमम प्रॉफिट दिखाने ही पड़ेंगे। बट मेरा तो एक्चुअल में लॉस है, तो मैं चाहता हूं मैं अपने लॉस को क्लेम करूं और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करूं। तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन बताओ, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि मैंने ITR 4 से अब जो है ITR 3 पर स्विच करूंगा। ITR 4 में तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता लॉस को, तो मैं ITR 3 पर स्विच करूंगा, 44 AD को ऑप्ट नहीं करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट ना, क्योंकि अब मैं लॉस क्लेम करने वाला हूं। इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, मैं खाली इसी में काम करता हूँ, एफएनओ के अंदर ही काम करता हूँ, और एफएनओ में मेरे को क्या हुआ है, लॉस। तो क्या मेरे लिए ये लिमिट कितनी है, 2,50,000। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या मेरी इनकम एक्सीड हुई मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मेरी इनकम तो एक्सीड ही नहीं हुई, मेरी इनकम तो कम है, मेरी इनकम तो लेस है, तो मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। बस आपको कंडीशन चेक करनी है। मैंने आपको क्या बताया, इस चार्ट को डाउनलोड करो, ये कंडीशन चेक करो। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब क्लॉज नंबर ही सेटिस्फाई होगा। दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही मेरे केस में, एक तो सेटिस्फाई हो रही है, एक तो सेटिस्फाई है। क्या सेटिस्फाई है कि मैंने स्विच किया, मैंने 44 AD से स्विच किया, लॉकआउट पीरियड में मैं फॉल हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो बोलती है कि आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करनी चाहिए मिनिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो उससे क्या मेरी इनकम एक्सीड कर रही है, नहीं, मेरी इनकम तो 6 लाख नेगेटिव है, लॉस है मुझे। तो क्या मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी, आंसर दीजिए। क्या क्लॉज ई एप्लीकेबल हुआ, आंसर इज नो, क्लॉज ई एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्लॉज ई के अकॉर्डिंग भी नहीं आई, और अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो क्लॉज ए बोलता है ये बात, 10 करोड़ वाली बात, वहां पर भी नहीं आई, तो आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, और आप जो है नॉर्मली ITR 3 फाइल करेंगे एंड वहां पे एफएनओ लॉस दिखाएंगे अपने PGBP के अंदर, और इस तरीके से अपना काम करेंगे। गाइस, ये था पूरा सिनेरियो जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टैक्स ऑडिट की क्या क्या सिनेरियोज रहेंगे, कब आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, नहीं करवाना, और आपने एक बार निकाल लिया फिर तो आप यहां से चेक कर लोगे। मैंने आपको गाइड कर दिया कौन सी ITR आपको फाइल करनी है और कब आपको अपने CA से कंसल्ट करना है, या फिर आप खुद भी काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन जो होती है वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रहती है, तो इन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, यू आर बेटर इन दैट, आपको पता होगा उसका एनालिसिस कैसे होता है। टैक्सेशन का एनालिसिस मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर दिया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये चार्ट नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।